CP ऑफ सॉल्यूशन। ये लेक्चर कौन सा रहेगा स्टूडेंट? 6। चलिए लिखे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन देने का रिक्वायरमेंट है। क्या डिफिनेशन रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन था किसी बॉइलिंग पॉइंट का किसी लिक्विड के लिए वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ओके, मेरा आवाज जा पा रहा है आप लोग पास? ओके, तो ये है स्टूडेंट 1 atm का लाइन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोटा मोटी 1 atm ही रहता है ग्राउंड पे, और ये है प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट 1 atm के लाइन को अगर यहाँ पे क्रॉस करता है, मतलब 1 atm, ये 1 atm का लाइन मैंने ड्रॉप कर दिया, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का टी नोट भी हम लोग कर देते हैं। तो सॉल्यूशन का ग्राफ इससे नीचे रहेगा, पिछले क्लास में बताए थे। तो वो 1 atm को यहाँ पे जाके टच करेगा, राइट? तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया सॉल्वेंट का और ये हो गया सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना अमाउंट से इंक्रीज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या डिफिनेशन क्या हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक आइए। लिखिए, अब बॉइलिंग एलिवेशन, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइल, इसी को डेल्टा टीबी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके बीच का, सब लोग सुन पा रहे हैं? तो भाई इन दोनों ग्राफ के बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा, ये गैप उतना ही ज़्यादा होगा, राइट? और इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट का। तो क्या बोल सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, राइट? और कॉन्सेंट्रेशन बताने का वन ऑफ द तरीका तो मोललिटी भी रहता है, राइट? मोललिटी इज ऑल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहां पे एम क्या रहेगा? मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट करेक्ट? implied delta TB equal to KB into M।
लिख लीजिए, जहाँ पे केबी को क्या पढ़िएगा, लिखिए केबी इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। केबी इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। बोले केबी का यूनिट क्या रहेगा, व्हाट द यूनिट ऑफ केबी? तो केबी इक्वल टू भाई लिख लेंगे डेल्टा टीबी बाई एम, राइट। तो इसको केल्विन भी बोल सकते हैं या डिग्री पे भी बोल सकते हैं। और ऊपर में क्या है, ऊपर में है डिग्री या केल्विन, एक ही बात रहेगा। और नीचे में क्या है, मोल पर केजी। तो ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा सर, डिग्री केजी पर मोल। करेक्ट स्टूडेंट? या डिग्री m के पावर -1, जहाँ m मोललिटी रहेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और केबी क्या था, केबी था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट। नोट करके लिखिए, केबी इज द property of solvent only. Kb is the property of solvent. इसको नोट कर लीजिएगा। इस फार्मूला का हम लोग न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं पे यूज में आएगा, जहाँ पे R है गैस कांस्टेंट, T0 मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब अगर वाटर रहेगा तो वाटर के केस में T0 का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 373। डिग्री केल्विन में पुट करेंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा। और सर आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू डिपेंड करेगा कि एलवी है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV is the latent heat of vaporization. Okay. तो latent heat of vaporization, तो अगर ये वैल्यू कैलोरी में रहेगा तो इसका कैलोरी में पुट करेंगे, जूल में रहेगा तो इसको जूल में पुट कर देंगे। ये समझ में आ जाएगा ना कि इसके यूनिट पे इसका यूनिट डिपेंड करेगा। ओके। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये सब थर्मोकेमिस्ट्री का टर्म है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिफाइन फॉर 1 मोल। ओके स्टूडेंट, डिफाइन फॉर हाउ मच मोल, 1 मोल। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस टेम्परेचर पे सर, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो क्या हम लोग
डेल्टा एच भी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। तो डेल्टा एच बी को कितना से डिवाइड कर दें ताकि पर ग्राम मिल जाए? तो सर मॉलिक्यूलर वेट से, राइट। डेल्टा एच बी को मॉलिक्यूलर वेट से, तो क्या हम लोग केबी के फॉर्मूला में एलवी के बदले ए पुट कर सकते हैं 1000 डेल्टा एच बी बाई एम डब्ल्यू, और एम डब्ल्यू क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, राइट। सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट का ही प्रॉपर्टी है। इसका मतलब के बी का एक दूसरा फार्मूला ए रहेगा आर टी नॉट स्क्वायर एम डिवाइड बाई 1000 डेल्टा एच वी। यहाँ तक आ जाइए। स्टूडेंट एक और चीज़ है जो हम लोग पढ़े थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जिस पॉइंट पे होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, राइट। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अगर ये वेपोराइजेशन का पॉइंट है तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, राइट। और हीट यहाँ पे क्या फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे डेल्टा जी का वैल्यू जीरो कर दें, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डेल्टा जी जीरो होता है, करेक्ट। तो डेल्टा एच भी इक्वल टू डेल्टा जीरो इक्वल टू डेल्टा एच भी माइनस टी डेल्टा एस भी, देन डेल्टा एच भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हो जाएगा टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो टी नॉट डेल्टा एस भी, तो अगर डेल्टा एच भी के बदले अगर हम लोग के बी में वो वैल्यू पुट करते हैं कहीं ना कहीं काम में आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1000 टी नॉट डेल्टा एस भी, टी नॉट से एक टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का तीसरा फार्मूला मिल गया। बट क्या सारा फार्मूला याद रखने का रिक्वायरमेंट है या एक फार्मूला से काम चल जाएगा? मतलब एक फार्मूला याद रखेंगे और बाकी अगर रिलेशन जानते रहेंगे तो सारा फार्मूला दिमाग में रहेगा, राइट। यहां तक आ जाइए। अब एक मिनट, बोलिए लिक्विड से वेपर में जाते हैं रैंडमनेस कम होता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो मेरा और अभी जस्ट आप लोग बताएं कि सर ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच भी माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस भी, राइट। तो ए वैल्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच भी माइनस टी डेल्टा एस भी लिखना पड़ेगा। तो डेल्टा एस भी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं टी डेल्टा एच भी डिवाइड बाई टी, जहाँ पे टी क्या रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, राइट। यहाँ तक आइए।
हो गया ना। अब मेरा क्वेश्चन है, डेल्टा एस भी सॉल्वेंट और डेल्टा एस भी सॉल्यूशन में क्या रिलेशन रहेगा? जो जानते हैं वो फॉर मोमेंट थोड़ा वेट करेंगे। और हम लोग वैसा सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं जिसमें मेरा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो स्टूडेंट अब इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। डेल्टा एस भी सॉल्वेंट के लिए आप डेल्टा एच भी सॉल्वेंट लिखेंगे और डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिखिएगा, करेक्ट ना? और डेल्टा एस भी सॉल्यूशन के लिए आप डेल्टा एच भी सॉल्यूशन लिखेंगे और डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखिएगा। अब यहाँ देखिए, एक्चुअल में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें है सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का खासियत क्या था? जहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा तो उस केस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नीदर फ्रीजेज नॉर वेपोराइजेज। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट है और डेल्टा एच का मतलब था क्या? पर मोल। इसका मतलब सॉल्यूशन में कितना मॉलिक्यूल्स गया? जो वोलेटाइल है वो 1 मोल गया, तो यहाँ भी 1 मोल गया, यहाँ भी 1 मोल गया। बट यहाँ पे 1 मोल कौन गया? सर यहाँ पे तो 1 मोल गया है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। भाई सॉल्यूशन भी है तो यहाँ पे 1 मोल कौन गया है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जाएगा, राइट? तो दोनों केस में तो सॉल्वेंट को ही जाना है। दैट्स भाई डेल्टा एच भी सॉल्यूशन और डेल्टा एच भी सॉल्वेंट सेम हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? बोले क्यों सेम होना है? तो बोला कि यहाँ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से गया है, सॉल्यूट साथ में नहीं गया है, और यहाँ भी सॉल्वेंट ही गया है। इस वजह से ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा। बट क्या बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, राइट? तो न्यूमरेटर सेम हो गया और डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा हो गया। तो क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा एस बी सॉल्वेंट ग्रेटर देन डेल्टा एस बी सॉल्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, आ सकता है, ठीक है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो बाकी जो पढ़े हैं वो दे देंगे आंसर, बट थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस वजह से। समझ गए? बट अगर इस बात का ध्यान में है कि दोनों केस में मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जाएगा तब कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये जो लिख दिए हैं तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, इन बोथ सिचुएशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गोज, राइट? दिस इज द रीजन दोनों वैल्यू सेम लेंगे। चलिए अब लिखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट what is the definition of freezing point?
तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस जानिएगा तभी इसका हम लोग थ्योरी पढ़ पाएंगे। लिखिए एक लाइन, फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर at which the solid substance and the liquid substances, freezing point is a temperature at which the solid substance and the liquid substance are in equilibrium It means at freezing point, the solid and liquid phase of the solvent, the solid and the liquid phase of the solvent have the same vapor pressure, याद है आप लोग को एक फार्मूला पढ़ाया था P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी फर्स्ट क्लास में। और ये भी पता होगा कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा सकता है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये किसके लिए रहेगा? ये रहेगा फॉर सॉलिड, नहीं। और सॉलिड का सब्लिमेशन जस्ट बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट के जस्ट थोड़ा नीचे, थोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट ऊपर नहीं रहेगा, जस्ट बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो सब्लिमेशन भी जहाँ पे हो रहा है तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ही है, ऑलमोस्ट रफली। एनीवे, तो एक ग्राफ रहेगा सॉलिड के लिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। अब P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर टी। ये किसके लिए रहेगा? फॉर लिक्विड। और डेल्टा एच सब्लिमेशन और डेल्टा एच वेपोराइजेशन दोनों तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों में का साइन पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट ना? रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा बताइए। तो ये पता है कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ है, हीट ऑफ फ्यूजन और प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दोनों इसके अंदर है। तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो रहा है कि सर 2e टू द पावर माइनस 3x और y इक्वल टू 2e टू द पावर माइनस 2/x। अब तब बोलेंगे किसका ग्राफ y वर्सेस x में ज़्यादा सेंसिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसका dy/dx निकालिएगा, फर्स्ट बोलते हैं सेकंड बोलते हैं, तो फर्स्ट का ग्राफ ज़्यादा शार्प रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड का ग्राफ। ये फर्स्ट का ग्राफ रहेगा, ये सेकंड का ग्राफ रहेगा। आप अपना स्लोप निकालकर सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब स्लोप निकालिएगा डिफ्रेंशिएट करके, देखें तो सुरैया मैंने सही बोला, इसका ग्राफ ज़्यादा शार्प रहेगा। एक बार स्लोप निकाल के चेक करके बताइए तो। जब इसका स्लोप निकालेंगे ना, तो जहाँ जो इसका वैल्यू रहेगा, अगर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका ग्राफ ज़्यादा शार्प दिखेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट?
एनीवे तो एक्चुअल में इसका ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर और लिक्विड का ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर सॉलिड का ग्राफ ज़्यादा शार्प स्लोप का होता है। और ये बात अगर यहाँ पे हम लोग नहीं जानते तो फिर अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का सॉलिड का ड्रॉ करना हो, यह किसका है, सॉलिड का, और लिक्विड का ड्रॉ करना रहेगा, तो लिक्विड का ग्राफ इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा फ्लैट होकर जाएगा। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो एक किसका ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर सॉलिड का, और एक किसका ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर किसका, लिक्विड का। करेक्ट ना। और जिस पॉइंट पे ऑब्वियसली एक पॉइंट पे ग्राफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ही नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। समझ गया स्टूडेंट। और जिस पॉइंट पे सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट। तो अब ये बात तो समझ में आ गया ना कि ये ग्राफ सॉलिड का थोड़ा ऊपर शार्प जाता है, और इसका भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, इसका भी एक्सपोनेंशियल, बट इसका थोड़ा शार्प रहेगा, इसका थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होकर जाएगा, बिकॉज यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये वैल्यू बड़ा है तो इसका स्लोप ज़्यादा शार्प रहता है, ये वैल्यू छोटा है तो इसका स्लोप थोड़ा कम रहेगा। एनीवे अब देखिए एक्चुअल में मान लेते हैं कि किसी लिक्विड का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोई मेरा सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ देखिएगा सॉलिड फॉर्म में है, कहाँ पे है, सॉलिड में। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ आया, इसके बाद ये इस पाथ पे जाएगा या इस पाथ को ट्रेवल करेगा, इस पाथ को ट्रेवल करेगा, राइट। जब फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा क्या, या पहले अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ काम का है, नहीं है। अब उल्टा चलिए, अगर आपके पास प्योर लिक्विड था और टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करते करते आप फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गए, अब फ्रीजिंग पॉइंट और फ्यूजन का पॉइंट एक ही है। ठीक है, यहाँ से लिक्विड का टेम्परेचर कम करते करते फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गए। अब फ्रीजिंग पॉइंट पे आने के बाद तो फ्रीज कर रहा है, और जब तक फ्रीज करेगा नहीं तब तक टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा। फ्रीज होने के बाद तो सॉलिड बन गया, तो क्या फिर एक ग्राफ के क्रॉस जाएगा या फिर इस पाथ पे ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते हैं तो ओवरऑल मेरा ग्राफ ऐसे दिखता है, नहीं। बट बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ कि ऐसा ग्राफ क्यों है, तो सर एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए ऐसा ग्राफ है या इस वजह से ऐसा ग्राफ था। सब लोग प्लीज़ समझ गए तो हाँ ना बोलिएगा, कॉन्सेप्चुअल है, नहीं तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। समझ में आ गया सबको हिमाश्री, क्लियर ना। तो अब समझ में आ गया कि वो ग्राफ क्यों ऐसा है। ठीक है, अब चलिए तो ए ड्रॉ कीजिए, फिर मैं एक और ग्राफ ले रहा हूँ। हो गया ना। ये मेरा सॉलिड का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ये मेरा सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का ग्राफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा,
नीचे रहेगा। ये मेरा सॉल्यूशन का है, राइट। अब बताइए, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर सॉल्वेंट के लिए सॉलिड फेज तो सॉल्वेंट का लेना चाहिए था, और सॉल्यूशन के लिए सॉलिड फेज में जब आएगा तो सॉल्यूशन का लेना चाहिए था। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, करेक्ट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का खासियत था कि ना ही वो वेपर में जाएगा, ना ही वेपराइज करेगा, ना ही फ्रीज करेगा, करेक्ट। तो इस सॉल्यूशन में अगर सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिडिफाई होने के लिए जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही फ्रीज करेगा, करेक्ट ना। दिस इज द वजह कि सॉल्यूशन के लिए सॉलिड फेज और सॉल्वेंट के लिए सॉलिड फेज मैं एक ही ग्राफ बनाया हूं, क्योंकि इसमें भी सॉलिड फेज में कौन जाएगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, इसमें भी सॉलिड फेज में कौन जाएगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स। तो दोनों के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट लेने के लिए सॉलिड का ग्राफ मैं अलग अलग ड्रॉ करूंगा या एक ही सॉलिड फेज का ग्राफ रहेगा, एक ही रहेगा, समझ गया स्टूडेंट। और एक कौन किसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, सर दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, राइट। एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा काम करता है। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ या कम हो गया है, डिप्रेशन। अच्छा, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज का मतलब डेल्टा टी एफ का वैल्यू, यस फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी का टी एफ का वैल्यू बड़ा हो रहा है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का और भी नीचे जा रहा है, राइट। कभी कभी जनरली होता है फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज का मतलब क्या, अब फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कम हो रहा है, राइट। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज मतलब और भी नीचे जा रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेज मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, करेक्ट। और गैप ज़्यादा हो रहा है। एनीवे, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे जहाँ पे लाइक बिल्कुल टेम्परेचर -20 -30 में चला जाता है, और वहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो वाटर है उस 0 डिग्री पे फ्रीज ना करे, तो हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्ट डाल देंगे, कुछ नॉन वोलेटाइल डाल देंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, करेक्ट। या पहले के ज़माने में, अभी तो बहुत हाईटेक ऑटोमोबाइल्स आ गए ना, पहले के ज़माने में आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जो गाड़ी आता था उसके आगे इंजन को ठंडा करने के लिए पानी डालना पड़ता था, रेडी वाटर, यस रेडिएटर से रेडी वाटर में पानी डालना पड़ता था, राइट। और उस पानी और उसका छोटा छोटा पार्टिकल इंजन को ठंडा करता था। लेकिन ठंडा के मौसम में देखते थे कि हम लोग गांव में कि अंकल लोग क्या करते हैं कि पुआल वगैरह या कुछ से भी नीचे इंजन के नीचे थोड़ा सा उसको जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, एकदम जब बहुत कुहासा बहुत फॉग है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाद में पता चलता कि एक्चुअली पानी थोड़ा बर्फ़ बन गया है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाएगा तभी इंजन स्टार्ट लेगा, तो इंजन स्टार्ट ही नहीं लेगा। तब वहाँ पे एक चीज़ का प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते थे कि अगर उसमें हम लोग कुछ ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते जो कि इंजन को इफेक्ट भी नहीं करता रेडी वाटर को, और लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे लेके चलाता, राइट। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिगेटिव मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एनीवे, तो अगर यहाँ देखिएगा तो स्टूडेंट ये इस ग्राफ और इस ये तो समझ में आ गया ना कि दोनों का सॉलिड फेज का ग्राफ सेम क्यों लिया, क्योंकि आधा पब्लिक को पता ही नहीं रहता कि बस उनको लगता है ग्राफ ऐसा होता है। सॉलिड एक सेम लिया क्योंकि दोनों केस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स ही फ्रीज कर रहा है। दूसरी बात, इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में गैप ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, राइट। और ये यहाँ पे गैप ज़्यादा रहेगा तो यहाँ भी तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, ये और नीचे आकर कट करेगा। इज इट करेक्ट? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और डेल्टा टी एफ यहाँ पे क्या है, तो आप बोलिए सर डेल्टा टी एफ तो चेंज होता है, बट यहाँ पे डेल्टा टी एफ कुछ चीज़ ऐसा है ना जो कि कन्वेंशनली बोल दिया गया। डेल्टा टी एफ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज इट करेक्ट? इसका वैल्यू लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए स्टूडेंट? डिक्रीज होता है इनिशियल माइनस फाइनल, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए मैंने डिप्रेशन का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका अब इसी ग्राफ को एक्चुअली होगा क्या, कहीं कहीं पे देखते होंगे इसी ग्राफ को ऐसे दिखाया रहता है, नहीं? तो ये समझ में आ गया कि ये ग्राफ किसका जा रहा था, ये सॉलिड का था, करेक्ट? और ये अगर सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट है, और एक और अगर लेते हैं सॉल्यूशन सेकेंड, तब पूछा जाएगा कि किस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा या किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली इसका फ्रीजिंग पॉइंट ए गैप ज़्यादा रहेगा, डेल्टा TF सेकेंड का, राइट? और ए गैप कम रहेगा, डेल्टा TF फर्स्ट सॉल्यूशन का, फर्स्ट सॉल्यूशन सेकेंड सॉल्यूशन। तो ऐसा ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, बहुत आसान है, बन जाएगा क्वेश्चन। एंड डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलरिटी। तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू एम, जहाँ पे KF क्या बोलिएगा, KF किसका प्रॉपर्टी, KF इज द प्रॉपर्टी ऑफ, अगर सॉल्वेंट नहीं चेंज कर रहे हैं तो KF का वैल्यू सेम रहेगा, KF इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली, ठीक है स्टूडेंट? टू डिफरेंट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सेम है तो उसका KF का वैल्यू सेम रहेगा एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है? KF इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली, और KF के लिए क्या लिखेंगे, R T0 स्क्वायर बाई 1000। अब यहाँ पे LV लिखेंगे या LF लिखेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जहाँ पे T0 क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इज इट करेक्ट? चलिए, और डेल्टा HF इसको क्या बोलेगा, हीट ऑफ फ्यूजन, राइट? तो डेल्टा HF, डेल्टा LF इक्वल टू डेल्टा HF बाई मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, R T0 स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा HF, और ऊपर मॉलिक्यूलर वेट भेज दें डायरेक्ट, ये वैल्यू पुट करने के बाद। और क्या यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इस इक्विलिब्रियम को, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H T डेल्टा SF, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा यहाँ देते रहिए। तो यहाँ से डेल्टा HF के बदले आप अगर पुट करते हैं तो R T0 स्क्वायर, बट इस यहाँ पे ख्याल रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, डिवाइड बाई 1000, और इसके बदले क्या, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो T0 डेल्टा SF, एक T0 से एक T0 कैंसिल हो जाएगा, देन KF इक्वल टू R T0 M और डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा SF, ठीक है ना स्टूडेंट?
चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिएगा, डेल्टा एस एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा एच एफ बाई फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए तो सही है, इतना लिख सकते हैं सर आप यहाँ पे इस फार्मूला से डेल्टा जी एफ इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस टी डेल्टा एस एफ। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन पे वैल्यू 0 होता है, ऐसा ही है ना कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन पे इक्विलिब्रियम रहता है तो 0 लेंगे। तो डेल्टा एस एफ इक्वल लिख सकते हैं डेल्टा एच एफ बाई टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको बताना है डेल्टा एस एफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन में किसका वैल्यू बड़ा रहेगा। आप बोलिए सुरैया। यस, अब सॉल्यूशन का ज़्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू तो दोनों का सेम रहेगा, राइट। वो अगर देखेंगे तो दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि आप डेल्टा एस एफ सॉल्वेंट लिखिएगा तो डेल्टा एच एफ सॉल्वेंट लिखना पसंद करेंगे और डिवाइड बाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एस एफ सॉल्यूशन लिखते हैं तो डेल्टा एच एफ सॉल्यूशन और डिवाइड बाय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बट सर दोनों में ए वैल्यू इक्वल रहेगा, राइट। ए वैल्यू न्यूमरेटर सेम रहेगा। बताने का रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है सर। दोनों केस में तो सॉलिड में तो वही रहेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। बट इसका ए वैल्यू अब कम हो गया और ए ज़्यादा है, राइट। किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, तो इस केस में ए ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट, समझ गए। सॉल्यूशन ग्रेटर देन डेल्टा एस एफ सॉल्वेंट। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूँ कि पहले मैं प्रॉपर्टी सारा थ्योरी पार्ट को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद एक लाइन से हम लोग असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट में एक्चुअली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको फोर्थ फिफ्थ से ही आपको वांडा फैक्टर का यूज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि एक बार हम लोग सब पूरा थ्योरी देख लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकें। तो और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। थ्योरी में हार्डली 2 से 3 आवर का थ्योरी बचा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी था भी नहीं। मैंने जो ग्राफ वगैरह प्लॉटिंग किए हैं वही था, ज़्यादा था। और आपको एक्चुअली क्लास असाइनमेंट 2 में भेजा हूँ, उसमें फर्स्ट रहेगा जिसमें 22 प्रॉब्लम है, सेकंड भी रहेगा। बट अगर फर्स्ट को भी अगर हम लोग बना लेते हैं उसके बाद होम असाइनमेंट बना लीजिएगा तो मच मोर हो जाएगा। सब लोग लाइन पे बने रहिएगा।